हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की एकदम नई तरोताज़ा एडिशन को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी SEZ है, उसका पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है एग्री एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन AEZ के बारे में। आई होप आप पार्ट 1 देखते हुए आए होंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो प्लीज़ उसे स्किप मत करिएगा। अब देखिए यहाँ ये कहना चाहता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात हो रही है ना, तो एग्री एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन हमने कहा था हम डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश का जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रोड्यूस करने का एक्सपोर्टेबल्स को, मतलब ऐसा प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है जिसे हम बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इससे किसको फ़ायदा होगा? कौन उगा रहा है अनाज? अनाज उगाने वाले हैं फार्मर्स। तो इससे जो फार्मर्स हैं उनको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है अपने प्रोड्यूस करके। मार्केट में बेचते हैं तो इनका एक्सप्लोटेशन बहुत हो जाता है, तो अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छे दामों को पा पाएंगे। मिडिल मैन भी यहाँ पे जो है वो भी नहीं होगा, डायरेक्टली इन्होंने बेचा, अपना पैसा कमाया। और यहाँ पे आप कह सकते हो यही एक तरीका हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन आ सकता है, टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन हो सकता है, और इंटेंसिव रिसर्च प्रमोट हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप समझ रहे हो ना, फार्मर मजबूत तो देश मजबूत। और इंडिया आप जानते हो अलग अलग तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आप कह सकते हो लार्जेस्ट है। बहुत सारी चीज़ों में तो हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते। हम प्रोड्यूस तो बहुत कुछ करते हैं, हम लार्जेस्ट तो बहुत चीज़ों में हैं, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाते, और ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। तो अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सरकार जो है वो फार्मर्स को साथ में ले चलेगी, एक्सपोर्ट होगा प्रॉपर, फार्मर बहुत जो है ऊपर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगी, तो देश के लिए भी अच्छा है और किसान के लिए भी अच्छा है, और दोनों ही बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक, अब जो कॉन्सेप्ट है कि सेम तरीके की जोन्स हों, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह होती हैं, उसी तरीके से हमारे को एग्रीकल्चर जोन भी होना चाहिए। भाई एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो सेम तरीके की जो है जोन्स वगैरह हों, ये सारा का सारा म्यूट करा गया इन द एग्जिम पॉलिसी 2001-2 में, और ये पॉलिसी को ही हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को हमारे देश के अंदर बूस्ट मिले, और साथ में यहाँ जो लेवल है ना, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर बूस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फार्मर्स की इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी, तो इससे ये फायदे होने वाले हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि एग्रीकल्चर जो है वो किसका सब्जेक्ट है। हमारे संविधान के अंदर 7 शेड्यूल है ना, और 7 शेड्यूल में क्या दिया गया है? 3 लिस्टें दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट लिस्ट में स्टेट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब कि इसमें जो है वो जो गवर्नमेंट का रोल है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल होता है, और डेवलपमेंट ऐसे जोन्स का ये लार्जली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी इसी चक्कर में। ठीक है, कि अगर हमें ऐसी जोन्स बनानी है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? जिसके अंदर ये आता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार है। और यहाँ पे समझिए कि भाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैसा रहेगा, उसके भाई उन सब चीज़ों को लेके ध्यान में रख के, साथ में जियोग्राफिकल कॉन्टोर एरियाज कैसे हैं, इन सब को ध्यान में रख के इनको ऐसी जोन्स को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी के टाइम अगर आप कहोगे कि तो मैम अभी के टाइम पे हमारे पास एग्री एक्सपोर्ट जोन मतलब AEZ किस तरह की हैं, तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, मतलब प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक जोन्स हमारे पास हैं, जो बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स में जो है वो फैली हुई हैं अलग अलग स्टेट में। जैसे कि आपका पहला मैं आपको बताऊं वो है फ्रूट्स एक्सपोर्ट जोन। कौन सी? फ्रूट्स एक्सपोर्ट जोन, तो फ्रूट्स के लिए हो गई। दूसरी हो गई फ्लावर्स एक्सपोर्ट जोन, ये फूलों के लिए हो गई।
तीसरे नंबर पे हो गई स्पाइसेस एक्सपोर्ट जोन, मतलब ये मसालों के लिए हो गई। फिर चौथे नंबर पे हो गई आपकी ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट जोन, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स के लिए हो गई। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमने देखा अनियन एक्सपोर्ट जोन्स को, फिर हमने देखा पटेटो एक्सपोर्ट जोन को, और आखिरी में मतलब सातवें नंबर पे हमने सीरियल एक्सपोर्ट जोन्स को देखा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो हमारी एग्री एक्सपोर्ट जोन्स हैं इनको भी यहाँ पे जो डिवाइड करा गया है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा है। तो जो ये जोन्स हैं इन्होंने पहला सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा कर लिया आइडेंटिफिकेशन का कि भाई एग्री एक्सपोर्ट जोन है ये, है, और ये इंडिया की तरफ से है, तो ये बात तो हम समझ गए। हालांकि अब बात आती है कि इनकी परफॉर्मेंस की। हमने जोन बनाना नहीं है सिर्फ हमारा उद्देश्य है एक्सपोर्ट करना। तो इनकी अगर परफॉर्मेंस देखें एक्सपोर्ट के टर्म में तो ये अभी तक इतनी अच्छी नहीं रही है कि सबको बहुत ज़्यादा फायदा दे दे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर मदद इनको मिले कि भाई परफॉर्मेंस बढ़िया करने में, तो यहाँ पे ये जो है वो प्रमोट हो सकता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। लेकिन दिक्कत ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पे इतना ध्यान दिया नहीं है, लैक ऑफ विजन है प्रमोट करने में एग्री एक्सपोर्ट को, इसलिए थोड़ा सा ये अभी पिछड़ी है। फार्मर्स को भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फार्मर्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरत है। जैसे इनके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनके भाई ऐसा है कि ये जो है इनकरेज करें एक्सपोर्ट को, इस वजह से इनको ये है कि ये सेंसिटाइज्ड हो, प्रॉपर नॉलेज इनके पास हो। अब आप बताइए कि आप ही सामान को उगाते हैं और अगर आपको पता ही नहीं कि आप उस सामान को बेच भी सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस सामान को उगा के अपने घर ही में रख लेंगे उठा के। तो इसलिए फार्मर को चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और अगर मैंने आपको बताया जैसा कि एग्रीकल्चर के सेक्शन में बताया गया है, हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो हमारे पुराने मेथड्स हैं यूज़ करने के चीज़ों को, उसके साथ हमारे पास जानते हैं कि हम मॉडर्नाइज अभी नहीं हुए हैं। हमारे ज़्यादातर जो किसान भाई हैं ये पुराने मेथड्स का ही यूज़ करते हैं आज भी जब वो खेती करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है। तो ये सब कुछ हर्डल्स हैं, ये कुछ ब्लॉक करते हैं हमारे ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन को और अच्छा बनाने में, इफेक्टिव बनाने में, एग्री के एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने में हमारे देश के अंदर। और यही सब वजहें हैं कि हमारी कंट्री थोड़ी सी इस मामले में पिछड़ी हुई है, समझे। अब देखिए राज्य की सरकारों को बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छा रोल निभाएं और ये जो एग्री एक्सपोर्ट जोन है इनको सक्सेसफुल मॉडल के तौर पे करें, और ताकि ये दूसरी इकोनॉमीज भी इसको फॉलो कर सकें, समझे। तो ये कुछ है इसकी कहानी एग्री एक्सपोर्ट इकोनॉमिक जोन की। क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टेक्नोलॉजी पार्क एंड EOU के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने SEZ के बारे में पढ़ लिया, ठीक, AEZ के बारे में पढ़ लिया। तो भाई अब देखें यहाँ पे दोनों चीज़ें तो हैं ही हैं, सरकार प्रमोट करे कि भाई जिससे हमारा देश उन्नति की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्क भी हो जो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की नीड्स को पूरा करे और उनको असिस्ट करे ताकि वो अपने अपने सेक्टर में इंक्रीज कर सकें एक्सपोर्ट को। तो एक ऐसे पार्क की ज़रूरत है और कुछ पार्क्स की डिटेल्स मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं STPI। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसे कहते हैं EHTPs। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं BTPs। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं, ये देखिए ऊपर लिखा है EOUs। क्या है ये? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक, तो हमने ये बात करी। तो ये सारे पार्क्स वगैरह, यूनिट्स वगैरह मदद बहुत करेंगी कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाने में असिस्टेंस देंगी और ये सब चीज़ें होंगी। क्लियर। अब देखो ये आपको क्या लगता है, ये सारा का सारा एक छोटा वर्जन है इसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ही है, इसी ये जैसे इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मॉडल है जिसपे, उसी का ही कह लो छोटा मॉडल यही है कि भाई वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट के लिए था, ये भी एक्सपोर्ट के लिए मदद करेंगे सारे टेक्नोलॉजिकल पार्क जितने भी हैं और सिमिलर फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा मॉडल आप SEZ का इसको मान सकते हो। इवन जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी इसमें अलग अलग नहीं जो है भेदभाव नहीं करती, मतलब डिफरेंसेस डिस्टिंक्शन
डिस्टिंग्विश नहीं करती है प्रमोशन को लेके, बल्कि यहाँ पे समझो, यहाँ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी SEZ को, ये टेक्नोलॉजिकल पार्क वगैरह को डिस्टिंग्विश करके नहीं बताती जब प्रमोशन की बात आती है, बट इनको एक कैटेगरी के अंदर रखती है। जैसे कि आपकी STPI हो, चाहे मैंने बताया ना EHTP जैसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, और आपका BTP मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी पार्क, और EOU मैंने बताया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। इन सबको एक कैटेगरी के अंदर रखती है और दूसरी कैटेगरी में रखती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, जिसे एड्रेस नहीं करा जाता बाय दी पॉलिसी बट बाय SEZ एक्ट। अब जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एड्रेस कोई पॉलिसी नहीं करती है, बल्कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है वो करता है, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट, डोंट स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे और समझते हैं, आगे समझते चीज़ों को। देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया का जो ओवरऑल एफर्ट है, जो इंडिया हमारा भारत जो है जो एफर्ट कर रहा है कि हम किस तरीके से एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करें, मतलब एक्सपोर्ट के थ्रू अपने देश को बढ़ाएं, तो हमने स्ट्रैटेजी की बात करी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ वाली, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, तो आप ये कह लो कि ये एक कह सकते हो कि भाई जो ये टेक्नोलॉजिकल पार्क्स वगैरह हैं, ये एक छोटा सा पार्ट है जो मदद कर रहे हैं इंडिया के इस एफर्ट्स के अंदर कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। और ये टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि हार्डवेयर का एक्सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, और बायोटेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग एरिया है बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म का भाई हमारे देश के अंदर से, तो भाई ये सारा कुछ जो है खासकर इस पे डेडिकेटेड है, खासकर इस पे ये काम करते हैं, समझे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमर्जिंग एरिया बायोटेक्नोलॉजी का हमारे देश के अंदर से इसमें काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। और ये सारे पार्क जो है वो किसके अंदर आते हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर आते हैं सरकार, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसे सेटअप किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी, तो हर तरह से इसको सेटअप किया जा सकता है। तो ये हमने पूरी कहानी आपको इसकी बता दी। अब थोड़ा सा और आगे समझेंगे इसी। अब यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, जैसे कि SEZ में मिलते हैं वैसे यहाँ पे भी मिलते हैं। जैसे कि इन सारे पार्क्स के अंदर जो यूनिट्स होती हैं ना, इनको भी टैक्स हॉलिडे मिलता है, रिव्यू किया जाता है हर साल इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बट यहाँ पे एक सनसेट क्लॉज भी होता है, सूरज के डूबने वाला क्लॉज। तो सनसेट क्लॉज जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, ये क्लॉज के हिसाब से क्या है कि जो टाइम पीरियड है जिसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा वो ज़िंदगी भर का नहीं है, ठीक है, ये विड्रॉलेबल है, वुड बी विदड्रॉलेबल, तो ऐसा है विड्रॉ कर सका जाएगा। तो ये कुछ मामला होता है इसके अंदर। अच्छा, कुछ परसेंटेज जो है कैन बी सोल्ड, कुछ परसेंटेज जो है वो बेचा जा सकता है DTA में, ठीक है। अब हमने DTA वगैरह क्या है सब पार्ट 1 में आपको बता दिया है। तो ये DTA के अंदर कुछ परसेंटेज जो है वो बेच सकते हैं कौन, ये आपके जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, मतलब STPI, जो भी 4 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, STPI EHTPs और BTPs, है ना। तो ये कुछ अपना परसेंटेज बेच सकते हैं एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बताया जाता रहता है टाइम टू टाइम ये कितना परसेंटेज ही बेच पाओगे। देखिए, अब यहाँ पे इनको कुछ नॉर्म्स वगैरह भी फुलफिल करने पड़ेंगे अगर पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है इनकी। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या है, ये अर्निंग है फॉरेन करेंसी की ओवर दैट पेड थ्रू देयर इम्पोर्ट्स। तो ये कुछ कहानी होती है। तो ये जो डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी पार्क है ना, ये क्या कोशिश करते हैं मालूम है, ये कोशिश करते हैं कि ये टैप कर सके जो इतनी भारी मात्रा में इमेंस, इतनी ज़्यादा जो ओवरसीज मार्केट है ना, उसे ये कवर कर सके, टैप कर सके फॉर एक्सपोर्ट, ताकि भाई एक्सपोर्ट किया जा सके, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। साथ में यहाँ पे जो इनहेरेंट एडवांटेज है उसे भी यहाँ पे कंबाइन करा जाए, जिसमें इंडिया जो है उसको जो इंडिया जो है एंजॉय करती है इन द सर्विस सेक्टर। तो सब कुछ यहाँ पे इनके पास हो और ये इसको एक्सपोर्ट कर सकें, इनका मेन जो मकसद है वो यही होता है। और ज़्यादातर जो आपका इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट है सर्विसेज का, इससे क्या हो सकता है, ये यही यहाँ पे जो है एट्रीब्यूट करता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी पार्क रिसेंट टाइम्स में इसी ने ही जो है इतना बढ़ावा दिया है जो एक्सपोर्ट है सर्विसेज का। और आज की डेट में यहाँ पे करीब 33 ये जो STPI है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये 33 हैं और 12 मतलब 12 जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, मतलब EHTPs हैं। तो अच्छे खासे हैं, पूरे देश के अंदर इतने फैले हुए हैं। तो ये कुछ कहानी हमने बताई आपको टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड EOUs की।
अब इसके अंदर ही एक टॉपिक है भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। देखो भाई EOUs, स्पेसिफिकली EOUs के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो एज अ कॉन्सेप्ट में अगर आपको बताऊं तो जो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं वो ऐसे यूनिट्स होती हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। नाम कहता है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं, तो इनका जो है ये ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बट फॉर लॉजिस्टिक इश्यूज और सर्कमस्टेंसेस कुड नॉट बी लोकेटेड इन एनी SEZ और ESTP और STPI। मतलब देखो बट लॉजिस्टिक इश्यूज या ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से इनको यहाँ पे लोकेट नहीं करा जाता है या लोकेट नहीं किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, या आपका ESTP जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में। एंड इनको यहाँ पे अकॉर्ड करा गया है, स्टेटस अलग से दिया गया है और नाम क्या रखा गया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मतलब अलग सा ही नाम दे दिया गया है इनको इसी वजह से, समझे। और इनको भाई ये जो नाम इनको अलग से दिया गया है ये इनको मदद करता है, इनको सारे बेनिफिट्स जो भी अवेलेबल होते हैं ना किसी भी यूनिट होल्डर में, जैसे कि SEZs में जो मिल रहे हैं, तो सारा का सारा इनको भी बेनिफिट्स मिलता है EOUs को। और EOUs जो है ये लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही आप इनको पाओगे, लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये कहीं पे भी देश में आप इनको लोकेट कर सकते हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को। तो इनकी कहानी है, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ये 1981 का है और इसको ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी मजबूत रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया है एक्सपोर्ट रीओरिएंटेशन में टिल दी SEZs केम इनटू पिक्चर। जब ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं आए थे ना तो उसके पहले काफ़ी अच्छा इन्होंने रोल निभाया था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ने। और अगर बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो EOUs के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगता है प्लांट एंड मशीनरी के लिए करीब 100 लाख रुपीज़ का। और स्टेटस इसका कब मिलेगा, इसका स्टेटस सिमिलर वैसे ही होता है जैसे कि आपका प्री कंडीशंस होती हैं, लाइक पॉजिटिव आपका NFE होना चाहिए। NFE मैंने बताया कि नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव आपका होना चाहिए, ऐसा ना हो आप डूबे पड़े हो, है ना। और यहाँ इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट से ज़्यादा हो, मतलब अगर पॉजिटिव आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज है तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, आपको पैसा मिल ज़्यादा रहा है और आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब आपका पैसा जा कम रहा है। तो ऐसा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब आपको ये मिलेगा। और आपको फॉरेन एक्सचेंज आप पा रहे हो जैसे कि यूनिट्स इन STPIs ESTPs या BTPs, ठीक है, अर्निंग्स वगैरह भी हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और बात भी है थोड़ी सी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टाइम टू टाइम, ये यहाँ पे इसके अंदर जो है कुछ नॉर्म्स दिए जाते रहते हैं इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में टाइम टू टाइम इसके प्रति, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के प्रति नॉर्म्स वगैरह बदला करते हैं, जैसे कि मिनिमम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हो गया या नेट फॉरेन एक्सचेंज टू एक्सपोर्ट रेशियो हो गया, ये सारा कुछ वक्त के साथ साथ बदला जाता रहता है, अपडेट होता रहता है। और ये यहाँ पे इनको परमिशन ये भी होती है कि आप जो है वो DTA को बेच सकते हैं कुछ क्वांटिटीज, है ना, जैसा कि पॉलिसी के अंदर लिखा उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने कहानी आपको EOUs की भी बता दी अलग से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, और आपको टेक्नोलॉजिकल पार्क की भी बना दी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर वो है रिपोर्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी रिव्यू कमेटी, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी रिव्यू कमेटी है इनकी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सरकार ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई और कमेटी के चेयरमैन थे बाबा कल्याणी, है ना। और ये कमेटी क्यों बनाई गई, ताकि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ है इनकी पॉलिसी जो है देश के अंदर उसे प्रॉपर स्टडी करा जाए, तो इसलिए कमेटी बना दी। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा और कुछ रिकमेंडेशंस दी और उन्हीं रिकमेंडेशंस को यहाँ पे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो रिकमेंडेशन कमेटी ने दी वो कहा कि फ्रेमवर्क शिफ्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ग्रोथ टू ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर समझो जो आपका फ्रेमवर्क है उसे आप मैं थोड़ा शिफ्ट करूं, अभी आप पूरी तरह से एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने पे ध्यान दे रहे हो, अब इससे थोड़ा शिफ्ट करके आप ब्रॉड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंक्लेव्स जो 3 E's हैं इस पे आप ध्यान दो, ठीक। दूसरा ऐसा, मतलब पहला फ्रेमवर्क तो आप समझ गए कैसा बना हुआ। दूसरा इन्होंने रिकमेंड किया कि आप एक सेपरेट रूल्स बनाओ, एक अलग रूल्स बनाओ और प्रोसीजर्स बनाओ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस SEZs के लिए, ठीक। तीसरा इन्होंने बोला कि शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन टू डिमांड ड्रिवन अप्रोच फॉर 3 E's डेवलपमेंट। 3 E's मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट और एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जिसकी यहाँ बात हो रही है, तो ये जो 3 E's हैं, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड ये करा कि आप सप्लाई ड्रिवन
जो सप्लाई ड्रिवन है उससे अपना शिफ्ट करके अब आप डिमांड ड्रिवन अप्रोच को लो फॉर 3 इज डेवलपमेंट, ताकि यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़े इन्वेस्टमेंट की, और कुछ इंडस्ट्रीज पे बेस करके और कुछ लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, अभी जो करंट लेवल है आपका, जो अभी हमारे पास इन्वेंट्री है उस पर अगर हम बेस करके देखें तो भाई यहाँ पे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के रीजन के अंदर। तो ये उसके बाद इन्होंने चौथी रिकमेंडेशन ये दी कि आप ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अच्छा करे इन 3 ईज में, 3 ईज ऐसे है, ठीक है इसमें, और ये सिंक्रोनाइज हो विद द स्टेट EODB इनिशिएटिव, और 1 इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी रखो। अगर मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है या कुछ किसी को एग्जिट करना है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन पोर्टल रखो ताकि लोग आसानी से इस चीज़ को अवेल कर सकें। उसके बाद आप कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ा सकते हैं कि भाई ऐसा इकोसिस्टम लाइए डेवलपमेंट का। कैसे लाएंगे डेवलपमेंट का पूरा इकोसिस्टम? आप फंडिंग करिए हाई स्पीड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में, बिजनेस सर्विसेज में, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इसमें काफ़ी मदद मिल सकती है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें लिंक कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, या तो खुद में या लिंक कर सकते हो जोन से, जैसे कि हाई स्पीड रेल हो गया, एक्सप्रेस रोडवेज हो गया, पैसेंजर कार्गो एयरपोर्ट्स हो गया, शिपिंग पोर्ट्स वगैरह, वेयर हाउसेज वगैरह हो गए। उसके बाद इन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि आप इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करो, जिसमें इंडस्ट्रियल और अर्बन डेवलपमेंट दोनों साथ में प्रमोट करो, है ना। मतलब वॉक टू वर्क जोन्स, वॉक टू वर्क जोन्स, इसका ये क्या सीन होता है कि भैया इंडस्ट्री इधर है, यहीं पे ही आसपास ही, यहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट है वो भी साथ में हुआ है कि भैया यहीं पे ही लोग भी रह रहे हैं आसपास, कुछ बहुत दूर नहीं है। स्टेट्स और सेंटर यहाँ पे मदद करें और एक साथ मिलके काम करें इस फ्रेमवर्क पे कि भाई डेवलपमेंट आए और लिंक दोनों में और सारे इनिशिएटिव में बन सके, समझे। फिर उन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्रोसीजरल रिलैक्सेशन हो, भाई डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा ना, जो इनका पूरा प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए और टेनेंट्स को दीजिए, ताकि भाई यहाँ पे ऑपरेशनल हो सके, एग्जिट इश्यूज भी आसानी से सॉल्व हो सके, तो ये करिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सनसेट क्लॉज का एक्सटेंशन हो। सनसेट क्लॉज क्या होता है मैंने पीछे बताया आपको, तो इसका एक्सटेंशन और आगे इसको थोड़ा लंबा ले जाया जाए, और रिटेनिंग टैक्स और ड्यूटी बेनिफिट्स, तो ये सब कुछ इसके अंदर होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ब्रॉड बैंडिंग डेफिनेशन होनी चाहिए सर्विसेज की, ठीक है, और मल्टीपल सर्विसेज सब एक साथ यहाँ पे आनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि एडिशनल इनेबलर्स और प्रोसीजरल रिलैक्सेशन आए, यूनिफाइड रेगुलेटर हो IFSC के लिए। उसके बाद मल्टी सर्विसेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन IFSC हैं, ठीक है, SEZ IFSC हैं, ये सब पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, तो प्लीज पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इनको यूटिलाइज करें फॉर ऑल द इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे देश के अंदर। उसके बाद इंसेंटिव्स हों फॉर अवेलिंग सर्विसेज फ्रॉम IFSC SEZ बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, ये सब मैं फिर बता रही हूँ, पार्ट 1 के अंदर सब डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आप क्या करें कि आप यहाँ पे जो है अलाउ करें ऑल्टरनेट सेक्टर्स को टू इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक SEZ या 3 E's के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है ऑल्टरनेट सेक्टर्स इसके अंदर आ सके और इन्वेस्ट कर सकें। और लॉन्ग टर्म जो लीज है डेवलपर्स के लिए और टेनेंट्स के लिए, इसे आप और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए, तो ये मददगार साबित होगा। उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो कस्टमर्स के लिए जो आउटसाइड 3 E's और SEZs हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई कैप लेवल ना हो इसके अंदर। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि डोमेस्टिक सप्लाईज हों, कुछ स्पेसिफिक डोमेस्टिक सप्लाई हों जो कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती हों, ठीक है, ऐसी कंसिडर करी जाए इन दी NFE। क्या है NFE? कॉम्पिटिशन। जब हम NFE को कंप्यूट कर रहे हों तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। NFE भी बताया मैंने, अभी ही बताया है 5 मिनट पहले, तो ये भी बिल्कुल लेक्चर आपने सही से समझिएगा, इसीलिए मैं बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इंसान जैसे मैंने बार बार रिपीट कर दिया तो फिर वो इस चीज़ को रेट नहीं कर पाता, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ होगा, समझे। उसके साथ देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को नहीं लगाना चाहिए उन गुड्स के ऊपर जो कि डेवलपर्स को दिए जा रहे हैं, सप्लाई किए जा रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चर में यूज़ हो रहे हैं, उन गुड्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ हो रहे हैं जो गुड्स बनाए जा रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो गुड्स हैं या ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके अंदर एक्सपोर्ट ड्यूटी उनको नहीं लगाई देनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये रिकमेंड करा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि NPA के यूसेज में फ्लेक्सिबिलिटी मिले जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं, और सेल स्पेस इन्वेस्टर्स और यूनिट्स को मिली जाए।
दी जाए। उसके साथ इन्होंने ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस को भाई इम्प्रूव करा जाए ताकि यहाँ पे एक्सेस हो फाइनेंस का, प्रॉपर फाइनेंस का एक्सेस हो सके। लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग ले सकें ये लोग। ऐसा ना हो कि पैसा ले लो साल भर में लौटा देना, तो साल भर में कैसे कमा के लौटा पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हो। और एमएसएमई का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए इन 3 E's। ये मैंने बताया क्या है कि भाई 3 E's क्या है, और एमएसएमई का पार्टिसिपेशन, इस पर सरकार ध्यान भी बहुत दे रहे हैं। उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग इनेबलिंग सर्विस प्लेयर्स को भी यहाँ टू लोकेट इन दी 3 E's। तो इनको भी भैया 3 E's के अंदर लोकेट करें। उसके साथ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कमर्शियल कोर्ट्स। तो भाई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर एंड योर चैनल सिर्फ IAS, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Also you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS. For Twitter, Instagram, Telegram, all the link are in description box. Especially follow me on Instagram, you can find multiple questions, multiple facts and number of things there. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.